नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के तीसरा क्लास करेंगे। इसमें हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में और उसके उपयोग के बारे में भी जानेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में दोनों को जानेंगे। पहले हम जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जो क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण देखो, गोले ऐसा होता है गोलीय दर्पण, देखो गोल होता है ऐसा। यहाँ देखो वक्रता केंद्र होता है और ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है एक तरह से, और इसे काटने पे हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। देखो ये क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, ये याद रहेगा। अब इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष इसे कहते हैं, याद रखना बस। और इसे यहाँ पे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और यहाँ से दूरी, यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे R से सूचित करते हैं। यहाँ इसे C से सूचित करते हैं वक्रता केंद्र को, और यहाँ तक की दूरी को R से सूचित करते हैं। ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, ये सब याद रखना। और मुख्य अक्ष को नहीं सूचित किया जाता है। ठीक है, और दर्पण आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहता है? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? सतह गोलीय होती है, गोलीय होती है। ठीक है, गोलीय होती है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार की होते हैं। कितने? दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, एक वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखो ये पूछा नहीं जाता, हम बस समझा देते हैं, यहाँ से समझ लेना। देखो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ लो। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले, ये खोखला गोला है अंदर से बिल्कुल, जिस खोखले गोले की भाग होती है उसी का केंद्र, ये देखो इसी का केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या पूछे तो बता देना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, वही फॉर्मेट वही रहेगा, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? और ध्रुव को हम यहाँ पे सूचित करते हैं। ठीक है, ध्रुव एकदम यहाँ पे रहता है, बीच में रहता है। यहाँ भी ध्रुव होगा तो यहाँ भी होगा सेम, यहाँ भी P से सूचित कर दो। ठीक है, अब चलते। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, ठीक है, कितने? दो प्रकार है। पहला है अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। देखो अब इसे हम बीच से काट देंगे। यहाँ से हम बीच से काटे तो एक हमें आधा भाग यहाँ मिला और एक आधा यहाँ मान लो यहाँ मिला। अगर हम भीतरी भाग से रंजित करें, अगर भीतरी भाग से रंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम पिछला से रंगे, पिछली भाग से रंजित करें तो हमें क्या? इसे M और M डैश मान लो, इसे N और N डैश मान लो। ठीक है, तो हमें ये क्या प्राप्त होगा? अवतल दर्पण प्राप्त होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, इसे हम क्या फोकस ये क्या होता है? P से सूचित करते ध्रुव को। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे? P से सूचित करेंगे। अब इसका वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे यहीं पे वक्रता केंद्र होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा और इसका अंदर से हो जाएगा। चलो आगे बताते हैं, पहले समझ लो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझ गए,
कि अगर हम गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले की भाग होती है उसके बाहरी भाग को रंजित करने पे, ये बाहरी भाग है, तो हमें अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अगर हम भीतरी भाग को रंगे या रंजित करें तो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो यहाँ समझ में आ गया। अब अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण की विशेषता। ठीक है, अवतल दर्पण की विशेषता, दर्पण की विशेषता, ठीक है। अवतल दर्पण की विशेषता क्या है? पहला क्या है, या इसकी फोकस क्या होता है? एक चीज पहले यहाँ पे चिन्ह परिपाटी समझ लो, ये चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, यहाँ ध्रुव से दूरी मापी जाती है P से। ठीक है, P से सूचित करता है। यहाँ से इसकी दूरी किससे? ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ अगर ये वस्तु, सॉरी, प्रतिबिंब इधर है, अगर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है या वस्तु इधर है तो ये प्लस होगा, धनात्मक होगा। और यहाँ अगर दर्पण से दाया साइड में है तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर ऊपर साइड में है तो प्लस होगा, और नीचे है तो माइनस। ठीक है, सॉरी, माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बाया साइड है तो प्लस, अगर दाया साइड है तो क्या होगा? माइनस। अगर ऊपर है, वस्तु ऊपर की तरफ है या प्रतिबिंब तो प्लस होगा, और नीचे की तरफ है प्रतिबिंब, अगर उल्टा है प्रतिबिंब तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक मान हो जाएगा। यहाँ समझ में आएगा। अब यहाँ से देखो, इधर जब दूरी होगा, इधर इसकी फोकस इसकी इधर है, समझ में आ गया। फोकस अभी बताया नहीं, यहाँ पे देखो एक फोकस यहाँ भी होता है, इसका आधा होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधा होती है। मतलब आगे हम प्रूव्ड भी करेंगे, F=R/2, ये याद रखना फॉर्मूला। आगे हम यहाँ पे आगे प्रूव्ड भी करेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है? फोकस वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की क्या होती है? आधी होती है। तो हम क्या करेंगे? F तो इधर ही होगा। अगर वक्रता केंद्र मान लो इसका अवतल दर्पण का है यहाँ C, और यहाँ क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, आधी होगा ना। यहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसकी आधी क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी फोकस क्या होती है? इसकी फोकस क्या होती है? फोकस ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। अब दूसरा चलते हैं, यह वस्तु का कैसा? वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता, आगे बताएंगे। ठीक है, यह वस्तु का वास्तविक क्या? वास्तविक और आभासी या काल्पनिक कहते हैं उसे, और आभासी या काल्पनिक लिख दो, काल्पनिक, दोनों सेम ही होता है। काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बनाता है। अब तीसरा देखो, ये तीसरा। ठीक है, अब तीसरा देखो क्या है? यह वस्तु का काल्पनिक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। वस्तु का उल्टा, छोटा, बड़ा और बराबर सभी प्रकार का, सीधा भी, उल्टा भी, छोटा भी, बड़ा भी और बराबर सभी प्रकार का प्रतिबिंब ये अकेले बना लेता है। समझ में आया? ये देखो, यह वस्तु का छोटा, बड़ा, बराबर और उल्टा सीधा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बनाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब चलो यहाँ तक चौथा नंबर क्या है? ये क्या करता है? वस्तु का उल्टा भी, सीधा भी और बराबर और बड़ा और छोटा सभी प्रकार का प्रतिबिंब अकेले ही बना लेता है। अब इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। यह समांतर किरण पुंज को क्या करता है? अभिसारित करता है। मतलब क्या? अभिसारित, आगे पढ़े, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी क्या होता है? एक ही बिंदु पे आकर मिलता है। अभिसारी मतलब सभी जगह से आकर, मान लो यहाँ से भी आ रहा है किरण, यहाँ से भी आ रहा है, तो एक ही बिंदु पे यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एक ही बिंदु पे इकट्ठा होगा। तो ये क्या करता है? समांतर किरण पुंज जो ऐसे होते हैं,
दर्पण से जाएगा, टकरा कर यहाँ फोकस पे आ जाएगा, तो एक ही बिंदु पे आकर क्या होता है, मिलता है। तो यह समांतर किरण पुंज को, यह समांतर किरण पुंज को अभिसारित करता है, ठीक है, करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अवतल दर्पण के बारे में समझिएगा। इसकी फोकस ऋणात्मक होती है, समांतर किरण पुंज को अभिसारित करता है, या वस्तु का वास्तविक आभासी सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाते, उल्टा, छोटा, बराबर, यही है अवतल दर्पण। अब इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। चलो यहाँ तक लिख लिए, तो हम इस सभी को मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे। अब उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे, सॉरी, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? डायग्राम रहने देते, समझ में आएगा। चलो मिटाते हैं, आगे समझाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है। इसके ये गाड़ी के अग्र दीप में लगाया जाता है, हेडलाइट जो होता है। चलो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग क्या है, यह किसमें, गाड़ी के अग्र दीप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ, गाड़ी के अग्रदीप में उपयोग, गाड़ी के अग्रदीप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका क्या, गाड़ी के अग्रदीप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग क्या है कि यह क्या करता है, अवतल दर्पण का डॉक्टर द्वारा रोगी की आंख, कान, नाक देखने में, समझ में आया, डॉक्टर द्वारा रोगी के आंख, कान, नाक को देखने में, ठीक है। रोगी के आंख, कान, नाक और दांत, इन सभी को देखने में प्रयोग किया जाता है। और क्या इसका तीसरा उपयोग क्या है, जिसे सौर कुकर जानते हो, देखो ऐसा एक एंटीना, देखो एंटीना, उसी में क्या किया जाता है, ये ऐसा होता है एंटीना, लगा दूसरे तरीके से रहता है, लोहिया देखो, बस उसी समझो। क्या होता है इसका डंडा, तो इसे एक हटा दो, अब जानते हैं तो गांव की भाषा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, दर्पण लगा दिया जाता है, यहाँ पे इन सभी पे दर्पण लेयर चढ़ा दिया दर्पण का, ठीक है। यहाँ दर्पण चढ़ा दिया गया। अब यहाँ से आया किरण, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुकर है, रखा हुआ कुकर, ठीक है, और यहाँ पर आकर जमा हो जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर एक ही बिंदु पे आकर यहाँ मिल जाएगा, और जिसके कारण इधर से भी आ रहा है प्रकाश, यहाँ मिल रहा है, यहाँ आकर यहाँ जा रहा है, एक ही बिंदु पे आकर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मतलब पूरा कुकर पर ही क्या कर रहा है, जाकर इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण ये बहुत हीट हो जाता है, 140 डिग्री तक ये हीट हो जाता है, और उसके बाद भोजन आसानी से पकता है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको। ये न तो वर्षा के दिन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, न तो बादल वाले दिन में, और न ही हम ठंडी जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो इसका उपयोग सौर कुकर में, सौर कुकर में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। समझ में आ गया? और भी बहुत सारे इसमें, तो यही 3 उपयोग काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। इसका 3 उपयोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डॉक्टर द्वारा रोगी की आँख, कान देखने में, स्ट्रीट लाइट में नहीं किया जाता है, इसका सौर कुकर में किया जाता है। और एक है गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। ऐसे देखो, चाहे मोटरसाइकिल का ये मुंह देखे हो,
आगे ये यहाँ पे ऐसे रहता है, अंदर में चमकीला कलर का बॉल के अंदर रहता है, वही दर्पण होता है। ये शीशा मत समझ लेना जी, ठीक है, शीशा मत समझना कि यही होता है दर्पण, ठीक। अंदर का जो होता है चमकीला कलर का वही दर्पण होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आप चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण की विशेषता, विशेषता इसके बारे में बहुत कम पढ़ना है, ठीक है। उत्तल दर्पण का ज्यादा उपयोग नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा हम डायग्राम बना लेंगे। उत्तल दर्पण के लिए हम बाहर भाग रखेंगे और यहाँ पे P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, जरूरी नहीं है F भी लिखना, C ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे M डैश से सूचित कर दो, M और M डैश, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। समझ में आ गया उत्तल दर्पण क्या, ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होती है? पहला, इसकी फोकस जो होती है उसका फोकस धनात्मक था, इसकी फोकस क्या होती है, इधर है। चिन्ह परिपाटी इसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर का जो दूरी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी फोकस क्या होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक होती है, ठीक है, होती। ओके। अब दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण की विशेषता और क्या, यह वस्तु का केवल यह वस्तु का केवल आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या करता है यह, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यह वस्तु का क्या, छोटा आभासी, छोटा और क्या, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा इसमें वस्तु छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, आभासी मतलब काल्पनिक। पहले बोले हैं आभासी और काल्पनिक दोनों सेम है, ये मत समझ लेना आभासी दूसरा है और काल्पनिक दूसरा है। जो समझ में आया, आभासी और काल्पनिक मतलब एक ही होता है। आभासी बोले तो काल्पनिक या काल्पनिक बोले तो आभासी, ठीक है। तो यहाँ पे यह और क्या है, 1 2 3। अब तीसरा चलते हैं, यह समांतर किरण पुंजों को अपसारित करता है, मतलब फैलाता है। क्या करता है, यह फैलाता है। देखो यह समांतर किरण पुंजों को अपसारित इधर करेगा, इधर जाएगा, ठीक है, चारों तरफ फैलाएगा। अगर हम इधर फिर नीचे से भी लिए तो ये क्या करेगा, इधर फैलाएगा चारों तरफ, ठीक है। तो ये समांतर किरण पुंजों को क्या करता है, अपसारित करता है, ठीक है, अपसारित। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं, ये समांतर किरण पुंजों को, यह समांतर किरण पुंज को अपसारित करता है, ठीक है, करता है। यह समांतर किरण पुंजों को क्या करता है, अपसारित करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप चलते हैं इसका उपयोग के बारे में जानेंगे। पहले तो जान गए अवतल दर्पण की विशेषता क्या है, इसकी फोकस धनात्मक, यह वस्तु का हमेशा क्या करता है, काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा हमने जाना कि यह समांतर किरण पुंजों को अपसारित करता है, इसीलिए इसे अपसारी किरण पुंज, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आगे जानेंगे अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का यहीं पे लिख लेते, ठीक है, हटा। अवतल दर्पण का 2-3 ही उपयोग है, ज्यादा नहीं होता, 1-2। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? पहला उपयोग जानेंगे स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट जानते हो, यहाँ पे मान लो ये सब पोल है, ये पोल है, देखो कैसा होता है। यहाँ पे मान लो ऐसा लाइट है, यहाँ पे एक लाइट होता है ऐसा करके, तो यहाँ पे दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे क्या होता है, बल्ब लगा होता है। इस पे अगर कैसा होता है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ ऐसा दर्पण होता है, ठीक है। और यहाँ पे बल्ब लगा होता है, यहाँ पे
और इस पर जाता है तो ये चारों तरफ फैलता है, यहाँ से पड़ा तो यहाँ, इस पर से पड़ा तो यहाँ फैलाएगा, ठीक है। तो ये अपसारित करता है, इसलिए हमें चारों तरफ रोशनी आता है ऐसा लाइट में, ठीक है। यह स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका उपयोग क्या है, दूसरा गाड़ी के पश्च दृश्य में, गाड़ी के पश्च दृश्य में किया जाता है, ठीक है। पश्च दृश्य मतलब क्या होता है कि मान लो यह कार, मान लो ऐसा कार जो होता है, ये साइड में जो, छोड़ो कार तो बन नहीं रहा है, चलो ये साइड में ऐसा होता है ना, देखो ऐसा जो छोटा सा होता है ऐनक, जानते हो ना, वही ऐनक, गाड़ी के साइड में जो ऐनक लगा होता है वही होता है पश्च दृश्य में। बस इतना जानो, समझ में आ गया। पहला तो इसका उपयोग है स्ट्रीट लाइट में, दूसरा है गाड़ी के पश्च दृश्य में। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देंगे। क्या पढ़े, पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े, उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की विशेषता जाने, उसके बाद हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जाने। तो आप सबको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं बायोलॉजी की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसे बढ़िया से कंप्लीट ज़रूर कर लेना।